आज हम सेकंड पेपर सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। हमें ये पता है कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो रेप्लिकेट होता है और इस रेप्लिकेशन की वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र होती रहती हैं और ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसलेट होती हैं ये प्रोटीन्स में कन्वर्ट होती हैं और ये जो प्रोटीन है ये फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फिनोटाइप है उसको डिटरमिन करता है। तो इसलिए ये जो फिनोमेना है प्रोटीन सिंथेसिस का, ये एक सेल के लिए सबसे कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, मैकेनिज़्म है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि सारी फिनोटाइप इसी पे डिपेंड करती है। जितनी बायोलॉजिकल बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी इसी प्रोटीन सिंथेसिस पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि किसी भी बायोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए, बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए हमें मालूम है, फिजियोलॉजी हम पढ़ते हैं, एंजाइम्स की ज़रूरत होती है और ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये हम जानते हैं। तो इसलिए ये जो एक्टिविटी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए एक चीज़ इससे पहले कि हम इसको शुरू करें कि यहाँ पर इस प्रोटीन सिंथेसिस में सेल के दोनों पार्ट, दैट इज़ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। न्यूक्लियस जो इन्फॉर्मेशन देता है वो साइटोप्लाज्म उसको ट्रांसलेट करके फिर प्रोटीन की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो क्योंकि डीएनए यहाँ पर इन्वॉल्व है, हमें पता है 5 to 3 और 3 to 5 हम इस डायरेक्शन में रीड करते हैं। तो जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की अमीनो एसिड की चेन को रीड करते हैं तो ये हमेशा 5 से 3 की तरफ हम रीड करते हैं। 5 की तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और 3rd नंबर पे हमको अमीनो एसिड ग्रुप मिलता है। अमीनो टर्मिनल होता है और एक तरफ हाइड्रोक्सिल टर्मिनल होता है। तो इसको सबसे पहले समझाया और उसको समझाने के लिए वर्ड दिया सेंट्रल डॉग्मा एंड सेंट्रल डॉग्मा रिवर्स। तो सबसे पहले साइंटिस्ट क्रिक, जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर में भी हेल्प किया था, इन्होंने कहा कि जो सिंथेसिस है प्रोटीन सिंथेसिस का वो वन डायरेक्शनल सिंथेसिस है कि एक डायरेक्शन में ही ये जो मैकेनिज़्म है वो होता है और एक डायरेक्शन में या सिंगल डायरेक्शन में होने से उनका मतलब था कि जो डीएनए है ये ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए बनाता है। तो हमको पता है डबल हेलिक्स डीएनए होता है, सिंगल हेलिक्स डीएनए होता है। तो रेप्लिकेशन के समय जो इसका एक पार्ट है वो ट्रांसक्राइब करता है आरएनए, जो जनरली हम जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, क्योंकि इसके पास मैसेज होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो ये मैसेंजर आरएनए या आरएनए ट्रांसक्राइब करता है। डीएनए से जब आरएनए ट्रांसक्राइब होता है तो लैंग्वेज में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि आरएनए डीएनए का ही एक पार्ट होता है और ये ट्रिपलेट कोड के रूप में ये मैसेज इसमें ट्रांसफ़र होता है या ट्रांसक्राइब होता है। हमने कोड ऑलरेडी पढ़ लिए हैं कि 3 अल्फ़ाबेट का एक डीएनए का कोड होता है, तो उससे ये आरएनए बनता है। आरएनए के ये फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म में और वहाँ पर ये ट्रांसलेशन करके प्रोटीन्स बनाता है। तो आरएनए ट्रांसलेट होते हैं अमीनो एसिड में एक एक करके और अमीनो एसिड की चेन जो बनती है वो फिर प्रोटीन्स के रूप में हमें दिखाई देती है। और यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया है ट्रांसलेशन। तो मतलब आरएनए की जो लैंग्वेज है, आरएनए के जो कोड हैं वो यहाँ पर पहले डिकोड होते हैं। डिकोड होके ये जो 3 का एक कोड है, जो ट्रिपलेट कोड है, वो कौन से अमीनो एसिड के लिए रिलीज़ किया गया है डीएनए से या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, उसको जांच करके वो अमीनो एसिड यहाँ पर बनता है और उसकी फिर चेन बनती है। एक एक ट्रांसफ़र आरएनए, मैसेंजर आरएनए आता जाता है। एक एक मैसेंजर आरएनए जो ट्रिपलेट कोड में है वो ट्रांसलेट होके एक एक अमीनो एसिड बनाता जाता है, जिसका कोड यहाँ है वो डिकोड होता है और प्रोटीन बनता है। मतलब
तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड की जो लैंग्वेज है वो अमीनो एसिड के अंदर ट्रांसलेट होती है। जैसे हम किसी भी भाषा, हिंदी को इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में जब कन्वर्ट करते हैं तो ट्रांसलेशन कहते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी आरएनए की लैंग्वेज प्रोटीन की लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती है। तो इसलिए हमें ये पता है दो महत्वपूर्ण भाग प्रोटीन सिंथेसिस के होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो जैसा कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बना, तो काफ़ी समय तक यही माना जाता था कि ये यूनिडायरेक्शनल मैकेनिज्म ही है। लेकिन कुछ समय के बाद एक साइंटिस्ट आए, वेरी कॉमनर, और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ऐसा नहीं है, ये जो मैकेनिज्म है ये पूरा एक कंप्लीट चार्ट का फ्लो, सर्कुलर फ्लो है जिसमें ये होता है। उससे उन्होंने ये समझाया कि डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, प्रोटीन भी आरएनए को बना सकता है क्योंकि उसी का पार्ट है, और आरएनए से फिर डीएनए बन सकता है क्योंकि आरएनए डीएनए का पार्ट है। तो उन्होंने कहा सर्कुलर फॉर्म में होता है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, टेमिन, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण एक डिस्कवरी करी। एक एंजाइम को उन्होंने आइसोलेट किया, और ये एंजाइम कैसा था, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि यहाँ तो डीएनए पॉलीमरेज ही होता है जो बनाता है। तो उन्होंने कहा एक ऐसा एंजाइम जो आरएनए पे डिपेंडेंट है लेकिन है डीएनए पॉलीमरेज, तो वो डीएनए को ही बनाएगा, डीएनए का स्ट्रैंड बनाएगा, फिर रेप्लिकेशन से कंप्लीट डीएनए बन जाएगा। और इसके प्रेजेंस में जो आरएनए है उसके अंदर ये कैपेसिटी फिर होती है कि वो फिर इसको डीएनए में कन्वर्ट कर दे। तो इस डिस्कवरी के बाद एक और साइंटिस्ट आए, डी बाल्टीमोर, और इन्होंने इस एंजाइम को कुछ आरएनए ट्यूमर वायरसेस से आइसोलेट किया। ऐसे कुछ वायरसेस हैं, ट्यूमर वायरसेस, उन्होंने इसको आइसोलेट किया क्योंकि हमें पता है वायरसेस ज़्यादातर आरएनए होता है। अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, उसमें भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए ही है। तो ये आरएनए सेल में जाके, किसी भी डिप्लॉइड सेल में जा कर के उसको ओवर पावर कर लेते हैं और अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो इन्फेक्शन कर पाते हैं। तो और वो इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि उसमें आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। तो इस डिस्कवरी के बाद इसको फिर नाम दिया गया। यहाँ फर्स्ट तो बोला था सेंट्रल डॉग्मा, जो यूनिडायरेक्शन था, और जब ये पता चला कि ये पूरा सर्कुलर फॉर्म में है, डीएनए से प्रोटीन और फिर से डीएनए बन सकता है, तो इसको फिर नाम दिया गया सेंट्रल डॉग्मा रिवर्स। और या इसको हम एक नाम और भी है, टेमिनिज्म, जो साइंटिस्ट यहाँ पर थे जिन्होंने आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज टेमिन, जिन्होंने ये खोजा था, उनके नाम पे इसको टेमिनिज्म भी कहते हैं। तो ये तो हुआ कि प्रोटीन सिंथेसिस की एक हम कह सकते हैं डेफिनेशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म, किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर बनता है। तो आज हम इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। मिनिमम नेसेसरी मटेरियल्स कौन कौन से हैं इसकी मशीनरी के लिए जिसे चाहिए। जैसा मैंने बोला ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक मैकेनिज़्म है, तो इसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उनकी प्रेजेंस से ही फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस की जो एक्टिविटी है वो सेल के अंदर हो पाती है। तो इसमें ज़रूरत पड़ती है अमीनो एसिड्स की। तो मोटे तौर पर हम मानते हैं 20 अमीनो एसिड्स अवेलेबल हैं। राइबोसोम्स वो प्लेस है जहाँ पर कि ये चेन अमीनो एसिड की बनती है। तो बिना राइबोसोम के ये नहीं बन सकती है। राइबोसोम के हमें पता है 2 पार्ट होते हैं, 2 सब यूनिट होती हैं, एक स्मॉल होती है, एक लार्ज होती है। ये दोनों ही यूनिट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है। उनका नंबर अलग अलग होता है, लेकिन ये दोनों यूनिट्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनके अंदर जो राइबोसोम है, इनकी जो सब यूनिट्स हैं, इसके पास 2 तरह की साइट होती है,
पॉलीपेप्टाइड साइट होती है, अमीनो एसिड साइट होती है, और ट्रांसफ़र आरएनए जो अमीनो एसिड को लेके आता है उसकी भी साइट राइबोसोम्स में प्रेजेंट होती है। अभी हमने देखा मैसेंजर आरएनए, जब तक ये मैसेज लेकर नहीं आएगा प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकती है। तो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से मैसेज लेके आता है साइटोप्लाज्म में कि भाई अब प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करना है, मैं ये मैसेज है, इसका अमीनो एसिड अब हमको साइटोप्लाज्म में तलाशना है। ये काम करता है ट्रांसफ़र आरएनए। मैसेंजर ट्रांसफ़र आरएनए भी हमें उतने ही चाहिए जितने कि अमीनो एसिड, क्योंकि जो अमीनो एसिड हैं वो इस ट्रांसफ़र आरएनए से अटैच होते हैं जब मैसेंजर आरएनए से वो डिकोड होते हैं। तो हर अमीनो एसिड का एक स्पेशल ट्रांसफ़र आरएनए होता है, तो इसलिए ट्रांसफ़र आरएनए की ज़रूरत पड़ती है। नाम बता रहा है ये ट्रांसफ़र करेगा। फिर हमें कुछ एंजाइम्स चाहिए, अमीनो एसिड एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट होने के बाद ही ये ट्रांसफ़र आरएनए से अटैच्ड होगा। पेप्टिडाइड पॉलीमरेज सिस्टम, इसकी प्रेजेंस में एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से मिलता है और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, तो इस एंजाइम की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमें पता है एनर्जी चाहिए। कोई भी काम सेल में होता है, कोई भी छोटे से छोटा काम हो, बिना एनर्जी के वो नहीं हो सकता है। तो ये एनर्जी एटीपी या फिर जीटीपी के रूप में प्रेजेंट होती है और इस चेन को बनाने में और पूरे प्रोटीन सिंथेसिस को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स और ट्रांसफ़र फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक कैटायंस हैं, जैसे कि पोटेशियम है, अमोनियम है, मैग्नीशियम है। इन सब की भी सेल को ज़रूरत होती है जिस समय प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी होती है। तो आज हमने प्रोटीन सिंथेसिस की डेफिनेशन देखी, इसके बारे में समझा और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये जाना। अब ये मैकेनिज़्म क्या है ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।